हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं रितु स्वागत करती हूं आपका एनआर नर्सिंग कोचिंग छिंदवाड़ा में। चलो, तो आज हम देखने वाले हैं जो भी मैंने आज क्वेश्चन दिया था उसका रैशनल। जो पीडियाट्रिक सब्जेक्ट में मैंने एक टेस्ट दिया था आज आपको, उसका मैं अभी आपको रैशनल देने वाली हूँ कि जो भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिएगा, ठीक है। अगर जिसको भी ऑनलाइन कोचिंग अटेंड करनी हो तो वो इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट करें, ठीक है। इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें और मुझसे बात करें, ठीक है। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, ठीक है। मैंने आज फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यूनेटल एस्फेक्सिया एक्सेप्ट। मैं क्या बोल रही थी यहाँ पे, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो एस्फेक्सिया है, जो मैंने तुमको एस्फेक्सिया पढ़ा है, ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊँगी क्योंकि मैंने तुमको बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा दिया है क्लास में, इसलिए मैं बता रही हूँ कि जो एस्फेक्सिया होता है, एस्फेक्सिया में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो नहीं होता। मतलब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एस्फेक्सिया में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते। तो कौन से नहीं होते भैया, वो नहीं होते हैं जस्ट एक मिनट, क्या नहीं होता, नहीं होता हाइपोकैप्निया नहीं होता। ये मैंने जैसे कि क्वेश्चन में बताया था। चलो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है भाई, इसका आंसर आ रहा है सी नंबर इसका राइट आंसर आएगा। हाइपोकैप्निया नहीं होगा। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, जिसको भी अच्छे से पढ़ना है, सीक्वेंस वाइज स्टार्टिंग से लेके पूरा पढ़ना है, वो हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकता है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, while assessing delivery, which of the following intervention by the nurse will prevent heat loss in the newborn due to the evaporation। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि आप डिलीवरी के टाइम पर आप कौन सा इंटरवेंशन करने वाले हैं कि जो इवेपोरेशन होता है, हीट लॉस की नॉर्मली 4 मेथड्स होती हैं। 4 मेथड्स में एक होता है इवेपोरेशन मतलब क्या होता है, जो कि लाइक हवा के थ्रू हीट लॉस होना। जैसे कि आप आप कूलर के सामने बैठ जाएं तो आप क्या हो जाएगा, आप हीट लॉस हो जाएंगी, या फिर कहीं से हवा आ रही हो आपके बॉडी से हीट लॉस हो जाएंगी, ठीक है। इसमें हम चारों चीज़ें मैंने पढ़ाए रखा है डीप में। अभी मैं यहाँ ज़्यादा कुछ बताने वाली नहीं हूँ। जिसको भी पढ़ना है मुझे कॉल करे, कोचिंग ज्वाइन कर सकता है। इसका आंसर आने वाला क्या है, फर्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, प्री वार्मन द क्राई पैड, नो। टर्न द ओवरहेड रेडिएंट वार्मर, नो। नेक्स्ट इज ड्राइंग द न्यूबॉर्न एंड वार्म ब्लैंकेट, एंड नेक्स्ट है क्लोज द डोर ऑफ द रूम। तो इसका आंसर आने वाला है सी। इसका आंसर क्या आने वाला है, सी आंसर इसका राइट आने वाला है। भाई क्यों आने वाला है इसका सी आंसर राइट, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें क्या करना है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पहले जो न्यूबॉर्न हुआ है उसे आप सॉफ्ट कॉटन से ड्राई करो। ड्राई करने के बाद क्या करो, ब्लैंकेट में उसे कवर अप कर दो, वार्म ब्लैंकेट में उसे कवर अप कर दो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। न्यूमरेटर क्या बोल रहा है, न्यूमरेटर ऑफ द न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट इज कैलकुलेटेड बाय द न्यूबॉर्न डेथ विदिन। अच्छा, ये क्या बोल रहा है कि जो न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट जो होता है एनएमआर को कब तक हम काउंट कर सकते हैं, कि कब तक के बच्चे की डेथ होगी तो हम उसे एनएमआर में रखेंगे। तो यहाँ मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ, एक मिनट रुकिएगा, मैं आप लोग को यहाँ बता देना चाहती हूँ कि न्यूनेट मतलब क्या होता है। बच्चे की जो स्टेजेस होती हैं, जो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए रखा है क्लास में, वो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट 24 से लेके फर्स्ट डे से लेके 7 डेज जो होता है, इसे हम कहते हैं अर्ली न्यूनेट। क्या कहते हैं, अर्ली न्यूनेट के नाम से जानते हैं, या फिर उसे कहा जाता है। और दूसरा 7 डे से लेके 28 डे की हम बात कर रहे हैं। 7 डे से लेके 28 डेज तक के बच्चे को क्या कहा जाता है भाई, सॉरी, ठीक है, इसे कहा जाता है नियोनेट, ठीक है। अब इसके बाद 1 ईयर तक के बच्चे को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इन्फेंट। क्या कहते हैं भाई, इन्फेंट कहते हैं। और नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है,
सॉरी, हाँ, नेक्स्ट 1 ईयर तक के बच्चे को इन्फेंट बोल दिया। उसके बाद 1 ईयर से लेकर के 1 ईयर से लेकर के सॉरी मुझे ऑपरेट करते नहीं बन रहा है एक्चुअली, मैं फर्स्ट बार में ट्राई कर रही हूँ उसे। हाँ, जो 1 ईयर होता है ना, 1 ईयर से लेकर 3 ईयर तक का के चाइल्ड जो रहेंगे उसे हम क्या कहेंगे? टोडलर कहेंगे। ठीक है, 3 ईयर से लेके 6 ईयर तक के जो चाइल्ड होंगे उसे हम कहेंगे प्री स्कूलर। और उसके बाद हम देख लेते हैं 6 ईयर से लेकर के जो 12 ईयर होते हैं उनको हम कहेंगे स्कूलर चाइल्ड कहेंगे। इसके आगे भी हैं, मैंने सारा का सारा क्लास में एक्सप्लेन कर रखा है, बहुत अच्छे से मैंने सारा मैटर प्रोवाइड करा है। आप जिनको भी ज्वाइन करना है वो मुझे कॉल कर सकते हैं। चलो देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये इतना काफ़ी सफिशेंट है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ने क्या बोला भाई कि न्यूमरेटर ऑफ द न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट इज़ कैलकुलेटेड बाय द न्यूबॉर्न डेथ विदिन, मतलब न्यूबॉर्न, अच्छा आप जो न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट में कितने तक एज वाले बच्चे को शामिल करेंगे। तो यहाँ पे आंसर आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है भाई ए नंबर राइट आंसर आने वाला है, क्योंकि 28th डे तक के बच्चे को हम क्या बोल रहे थे? न्यूनेट कह रहे थे। विदिन 28 डेज तक के बच्चे की अगर डेथ होती है तो इसको हम कहते हैं न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सीक्वेंस ऑफ द टेकिंग वाइटल साइन इन अ न्यूबॉर्न इन्फेंट इज, अच्छा क्या बोल रहा है कि जो वाइटल साइन हम लेते हैं, सभी लोगों को, आप लोग को पता होगा, आप सभी लोग हॉस्पिटल में जॉब करे हुए हैं, जो सीक्वेंस क्या होता है, हम सभी जो न्यूबॉर्न का वाइटल साइन लेते हैं उसका सीक्वेंस क्या होता है? तो इसका सीक्वेंस क्या होता है भाई? सॉरी, इसका सीक्वेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस होता है, सभी को पता है, टीपीआर सीक्वेंस होता है। टीपीआर मतलब टी बोले तो टेम्परेचर, पी बोले तो पल्स, आर बोले तो रेस्पायरेशन। ठीक है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पायरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। चलो ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? फर्स्ट नंबर जो है राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंजेक्शन इज रूटीनली एडमिनिस्टर्ड टू द न्यूबॉर्न टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। क्या बोल रहा है? जो न्यूबॉर्न होते हैं, न्यूबॉर्न को जो वैक्सीनेशन करते हैं वो कौन कौन से, छोड़ो वैक्सीनेशन की बातें छोड़ो, मैंने बहुत अच्छे से जब CHO का बैच मैंने क्लियर कराया था, CHO के बैच को जब मैंने पढ़ाया था, मैंने बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन वहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। चलो देखते हैं, तो वैक्सीनेशन हम कौन कौन सी लगाते हैं? पहली तो हम लगाते BCG प्लस क्या लगाते? पोलियो हम देते हैं, पोलियो। ठीक है, पोलियो देते हैं, और क्या देते हैं? हेपेटाइटिस बी की हम वैक्सीन लगाते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस बी की हम वैक्सीन लगाते हैं, यहाँ पे हेपेटाइटिस बी की हम वैक्सीन लगाते हैं। चलो देखते हैं, है ना। और हाँ, यहाँ क्या बोल रहा है कि जो न्यूबॉर्न है उसको ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने के लिए, कोई ब्लीडिंग ना हो या फिर कोई ब्लीडिंग हो रही है उसे रोकने के लिए हम कौन सा इंजेक्शन देंगे? सभी को पता होगा भाई, इसको इंजेक्शन हम देने वाले हैं न्यूबॉर्न को। कौन सा? विटामिन के वाला इंजेक्शन। कौन सा? विटामिन के का इंजेक्शन हम देने वाले हैं बच्चे को। ठीक है, हम बच्चे को क्या देने वाले हैं? विटामिन के का इंजेक्शन देने वाले। तो एयर आंसर इज राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट फॉर अ न्यूबॉर्न इज, अच्छा क्या बोल रहा है? जब न्यूबॉर्न जो होता है रेस्टिंग कंडीशन में होता है तो इसका हार्ट रेट क्या होता है? मैंने जितनी भी नॉर्मल हार्ट रेट, स्लीपिंग के टाइम में क्या होगी, क्राइंग के टाइम में क्या होगी, और रेस्टिंग के टाइम में, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है क्लास में। जिनको भी अगर पढ़ना हो तो वो मुझे कांटेक्ट करें। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ ये मैं बता रही हूँ। तो इसका आंसर आने वाला है आपका सी आंसर राइट आने वाला है ना। तो कितनी होगी भाई? 110 to 150 होगी। कितनी होगी? 110 to 150 बीट पर मिनट होने वाली हैं। आप बच्चे की हार्ट रेट, नॉर्मल हार्ट रेट 110 to 150 होने वाली। ठीक है, नेक्स्ट हम कैनुला साइज यूज इन अ न्यूबॉर्न बेबी में कैनुला साइज हम कितने गॉज का यूज़ करते हैं? कितना करते हैं भाई?
कितना करते हैं, 24 गॉज का कैनुला यूज़ करते हैं। फटाफट पढ़ते हैं, पूरा एक्सप्लेन हम आज शाम वाली क्लासेस में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रही थी मैं, केएमसी मीन्स। केएमसी मीन्स क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए। केएमसी मीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केएमसी मीन्स क्या होता है भाई, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ओके ओके ओके, ठीक है। केएमसी मीन्स क्या होता है, KMC मीन्स क्या होता है भाई, कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर क्या होता है भाई, इसको लो बर्थ वेट बेबी में दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है कि बेबी को हाइपोथर्मिया ना हो, बेबी का टेम्परेचर लॉस ना हो, इसलिए इसे लो बर्थ वेट बेबी में, LBW वाले बेबी में दिया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, बच्चे को के बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो ठीक है, ये भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि जो KMC होता है, तो KMC को कितने टेम्परेचर तक हम देंगे। अगर चलो मैं यहाँ एक और चीज़ अच्छे से बता देती हूँ, जो KMC मेरे क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हैं स्पेशली। आप अपने जो KMC पॉइंट में एक और चीज़ ऐड कर लीजिएगा। वो KMC में क्या ये ऐड करना है, अगर बच्चे का टेम्परेचर लो है या फिर बच्चा इमेच्योर है। नॉर्मली हम इमेच्योर और लो बर्थ वेट बेबी को हम देते हैं, ठीक है। हम किसे, लो बर्थ वेट बेबी को और इमेच्योर बच्चे को देते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ देखना, जब बच्चा है 34 डिग्री अगर उसका क्या है टेम्परेचर है, तो आप क्या करने वाले हैं, अगर 34 से अबव है तो उसे आप KMC देंगे। बट 34 से कम है, बिलो है, तो आप इसे KMC नहीं देंगे, आप इसे रेडिएंट वार्मर में रखेंगे। ऐसे नहीं करना कभी कि 34 से कम भी आ रहा है तो आपने उसको रख दिया भाई, KMC दे दिया, बच्चा तो ऐसे निपट जाएगा, ठीक है। 34 से अबव है तो आप KMC दे सकते हैं। 34 से कम है टेम्परेचर तो आप क्या देंगे उसे, आप उसे देने वाले हैं क्या, रेडिएंट वार्मर में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन शुड द नॉर्मल बेबी टेक बाथ। अच्छा, आप ये मुझे बताओ, आप बेबी को बाथ कब देंगे। मैंने इतने अच्छे से आपको पीडिया मैंने बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है। बेबी को बाथ कब देंगे भाई, तो बेबी को बाथ हम कब देंगे, आफ्टर 24 आवर, आफ्टर 24 आवर, ठीक है। अगर जितना हो सके तो आपको हॉस्पिटल में बिल्कुल भी बाथ नहीं देनी है बेबी को। क्यों नहीं देनी, सॉरी, चलो ठीक है। तो मैं क्या बोल रही थी, आफ्टर 24 आवर में आपको देना है। और यहाँ पे और भी क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, बच्चे को अगर जितना हो सके हॉस्पिटल में आप बाथ ना दें, ठीक है। हॉस्पिटल में बाथ ना दें क्योंकि वहाँ पे उसको इन्फेक्शन भी हो सकता है, बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए आप उसको हॉस्पिटल में बाथ ना दें। जितना हो सके आप उसे घर ले जाके अच्छे से बाथ दें, उसके टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मोस्ट प्रोन पीरियड ऑफ न्यूनेटल डेथ ड्यू टू हाइपोथर्मिया इज। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हाइपोथर्मिया के कारण कौन से बच्चे को सबसे ज़्यादा डेथ हो जाती है, कितने एज वाले बच्चे की सबसे ज़्यादा डेथ हो जाती है। तो इसका आंसर आने वाला है 24 आवर फर्स्ट वीक वाले बच्चे को सबसे ज़्यादा पाया गया है कि हाइपोथर्मिया की वजह से उनको डेथ हो चुकी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ मीजर शुड बी चूजन टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया आफ्टर डिलीवरी। अच्छा, आप ये जो नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से क्या चूज़ करोगे बेबी के हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए। देखो, आप यहाँ पे आपको आंसर बताना है भाई, आपको क्या आंसर बताना है। देखिए, आप उसे ड्राइंग करेंगे, फिर बात कराएंगे, फिर वेटिंग करेंगे, फिर वाइटल रिकॉर्डिंग करेंगे क्या, या फिर आप उसे रैपिंग करेंगे, मतलब किसी कपड़े में उसे लपेट लेंगे, या फिर वाइटल रिकॉर्डिंग करेंगे, उसके बाद फिर उसे बाथिंग देंगे, फिर ब्रेस्ट फीडिंग देंगे क्या।
या फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है सी नंबर, ड्राइंग, सबसे पहले बच्चे को ड्राई करेंगे या फिर रैपिंग करेंगे या फिर सॉरी ड्राइंग करेंगे फिर रैपिंग करेंगे, रैपिंग मतलब किसी वार्म क्लॉथ में उसे लपेट लेना, और फिर वेट करेंगे बच्चे का, फिर ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि पहले रैपिंग करेंगे फिर बाथिंग करेंगे फिर वाइटल रिकॉर्डिंग करेंगे फिर बॉटल फीडिंग देंगे। तो आपके लिए आप बताइएगा मुझे क्या आंसर सही होने वाला है। चलो ठीक है, आपका आंसर आप समझो, मैं बता देती हूँ। आपका ये सी नंबर आंसर सही होने वाला है। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो बच्चा होता है, बच्चे को आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, ड्राई करना है। बच्चा जो बच्चे की डिलीवरी हुई है उसे सबसे पहले ड्राई करना है, फिर एक टॉवल मतलब एक क्लॉथ होता है वार्म क्लॉथ जो उसको हाइपोथर्मिया से बचा सके, वो बच्चे को गर्मी दे सके, उसे रैपिंग करना है। क्या करना है, रैपिंग करना है, फिर क्या करना है, उसका वेट लेना है, फिर ब्रेस्ट फीडिंग, तुरंत में ब्रेस्ट फीडिंग करा देनी है और कंगारू मदर केयर दे देनी है। ठीक है, सारी सीक्वेंस भाई आपको ये सारी चीज़ें करनी है। आप एक नर्स हो, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी अर्ली सिम्टम्स अकर इन हाइपोथर्मिया। चलो हाइपोथर्मिया के सबसे अर्ली सिम्टम्स आपको क्या दिखाई देगा, तो क्या दिखाई देगा भाई हाइपोथर्मिया के अर्ली सिम्टम्स। चलो ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास कि सारी चीज़ें पढ़ें डिक्लेयर करें, सॉरी पढ़ें और उससे देखें क्लियर करें। अब इसमें मैं आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर आने वाला है डी आंसर। डी आंसर क्यों आने वाला है भाई, डी आंसर क्यों आने वाला है, चलो डी आंसर आने वाला है क्योंकि क्या होगा, सबसे पहले जो बच्चा है ना उसकी फीट एंड हैंड आर कोल्ड, सबसे पहले उसके हाथ और पैर कोल्ड होंगे, देन बॉडी बिकम ब्लू, धीरे धीरे बॉडी उसकी ब्लू होते जाएगी, वीक सक्लिंग हो जाएगी और लेथार्जी उसे फील होगा, और वीक क्राई मतलब बच्चा रो भी नहीं पाएगा सही से। डी नंबर सही है, इसके सारा अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं क्लास में, शाम की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ क्या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या बोला, व्हाट आर द कॉज ऑफ हाइपोथर्मिया, मतलब जो बच्चे हाइपोथर्मिया मतलब आई थिंक सभी को पता होना चाहिए क्या होता है, बच्चे में नॉर्मल टेम्परेचर से कम हो जाना, बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से कम हो जाना, बच्चे का टेम्परेचर, ये होता है भाई हाइपोथर्मिया। ये क्या होता है, चलो देखते हैं क्या किस कारण से होता है। सॉरी यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। चलो, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया के कॉजेज क्या, कंजेनाइटल डिसऑर्डर हो सकते हैं क्या, नो। ट्रॉमा हो सकता है कि नो, सॉरी ट्रॉमा एंड डिहाइड्रेशन एंड डायरिया हो सकता है कि नो, एंड बर्थ एस्फेक्सिया हो सकता है क्या, या और इन्फेक्शन और प्रीमेच्योरिटी हो सकता है क्या, आप बताइएगा, एंड एट्रेसिया स्पाइना बाइफिडा हो सकता है। तो इसका आंसर आने वाला है यहाँ पर, इसका आंसर आने वाला है सी आंसर सही आने वाला है। क्या, बर्थ एस्फेक्सिया और इन्फेक्शन और प्रीमेच्योरिटी, ये तीनों के तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, मोस्ट कॉजेटिव एजेंट है जो कि बच्चे को हाइपोथर्मिया कॉज कराएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, फिर भी मैं बता देती हूँ। क्या, फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एक्सिलरी टेम्परेचर इन न्यूबॉर्न टेम्परेचर इज कैप्ड फॉर हाउ मैनी मिनट्स। देखो मैंने कल ही आप लोग को बताया था, कल मैंने क्या बताया था कि एक बच्चा है हाइपोथर्मिया सफ़र कर रहा है, उसका जब हम टेम्परेचर लेंगे तो टेम्परेचर जब हम उसका लेंगे तो दो साइड होते हैं उसके टेम्परेचर लेने के। फर्स्ट साइड क्या होता है भाई, फर्स्ट साइड होता है एक्जिला, ठीक है एक्जिला होता है, और सेकंड साइड क्या होता है भाई, तो सेकंड साइड होता है उसका रेक्टम, ठीक है रेक्टम होता है। तो मैंने क्या बताया था, जो एक्जिला होता है उसमें आप कितने टाइम तक थर्मामीटर को इंसर्ट कर रखेंगे, तो 3 मिनट से 5 मिनट तक आप इंसर्ट कर रख सकते हैं। और नेक्स्ट क्या बोला उसने, रेक्टम, तो रेक्टम में रखेंगे समथिंग 2 मिनट तक, 2 मिनट तक इंसर्ट करेंगे। प्लस मैंने यहाँ पे एक और चीज़ मैंने कल पढ़ाई थी, मेरी कल की क्लास जिन जिन ने अटेंड करा हो उन्हें पता होगा, मैंने कल क्या पढ़ाया था भाई, यहाँ मैंने यहाँ पढ़ाया था कि जो बर्थ बेबी है, देखो जो मैच्योर बेबी है ना उसमें जब आप रेक्टल टेम्परेचर लेंगे
तो जो थर्मामीटर है समथिंग उसको कितना 3 इंचेस इंसर्ट करेंगे रेक्टम में, कितना 3 इंचेस इंसर्ट करेंगे रेक्टम में। अगर आप यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, एक प्री मैच्योर बेबी जो कि मैच्योर नहीं है, प्री टर्म बेबी है, प्री टर्म में हुआ है, 37 वीक से पहले हुआ वाला बेबी है, तो आप इसको कितना इंसर्ट करने वाले हैं 2 इंच 2 सेंटीमीटर है शायद, सॉरी मुझे इसमें कन्फ्यूज़न है, तो इसका आप थोड़ा सेंटीमीटर और इंचेस में मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ आज शाम की क्लास में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इसका मैंने आंसर बताया कि नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, डी आंसर इसका सही आने वाला है। ठीक है, इसका डी आंसर सही आने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेक्टेड रेस्पिरेटरी रेट ऑफ द न्यूनेट विद इन 3 मिनट ऑफ बर्थ, मतलब आप जब बच्चा होने के जस्ट डिलीवरी होने के बाद 3 मिनट बाद आप जब देखते हैं तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होना चाहिए बच्चे का, तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होना चाहिए बच्चे का कितना भाई, तो कितना होना चाहिए 40 से 60, मैंने पढ़ाया है आप लोग को, ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, ब्रीथ पर मिनट आपकी होनी चाहिए 40 से 60, मतलब डी आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर है। डी आंसर सॉरी बी आंसर, बी जो ऑप्शन है, सॉरी बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है आपका, बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, कहाँ गया ये, क्या हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिल्क सिक्रीशन फॉलोइंग कोलेस्ट्रम है। अच्छा कोलेस्ट्रम, मिल्क सिक्रीशन फॉलोइंग कोलेस्ट्रम, अच्छा जो मिल्क सिक्रीशन जो कोलेस्ट्रम होता है, कोलेस्ट्रम क्या होता है, तो कोलेस्ट्रम होता है, देखो मैं आज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी क्लास में मैंने आज सुबह ही बताया था। मिल्क सिक्रीशन कोलेस्ट्रम क्या होता है भाई, ये होता है फर्स्ट 2-3 डे का मिल्क होता है, जिसमें क्या होते हैं, हाई अमाउंट में फैट होती हैं, IgA होती हैं, प्लस क्या होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, क्या अल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक है, अल्कलाइन नेचर का होता है, इसमें फैट होती हैं, IgA होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सुबह मैंने पढ़ा चुकी हूँ, है ना। चलो यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा ये अपन ने कोलेस्ट्रम के बारे में पढ़ लिया है ना, कोलेस्ट्रम के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अभी अपन यहाँ क्या बोल रहे हैं कि कोलेस्ट्रम के बाद आने वाला जो मिल्क होगा वो कौन सा होगा। मैंने सुबह आपको जैसे ही मैंने पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग में थोड़ा सा बता देती हूँ, हल्का सा। चलो हल्का सा मैं सुबह जो मैंने पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग बता देती हूँ। सबसे फर्स्ट मिल्क होता है कोलेस्ट्रम, फिर उसके बाद आता है ट्रांजिशनल मिल्क, उसके बाद आता है कौन सा, मैच्योर मिल्क। ठीक है, उसके बाद आता है ये ट्रांजिशनल मिल्क, ये मैच्योर मिल्क आता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था ड्रिप मिल्क। अच्छा मैच्योर मिल्क के हमने 2 टाइप पढ़ा था, एक हिंड मिल्क और एक फॉर मिल्क। ठीक है, ड्रिप मिल्क भी हमने पढ़ा था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम सुबह क्लास में पढ़ चुके हैं ना, जिनको भी पढ़ना है वो मुझसे कांटेक्ट करें। इतने टाइप का होता है। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला, सी नंबर सही होने वाला, ट्रांजिशन मिल्क ऐसा मिल्क होता है भाई जो कि कोलेस्ट्रम के जस्ट बाद होता है। वो ये कितने टाइम तक होता है, ट्रांजिशन मिल्क 2 वीक तक। कब होता है, 2 वीक तक, कोलेस्ट्रम के 2 वीक तक ये मिल्क होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट, टाइम हो रहा है ज़्यादा। थिक येलो कलर ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीट इनिशियली इज, क्या कहते हैं, मैंने जैसे कि अभी बताया, जो थिक होता है येलो कलर का होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। पहले ये कब होता है भाई, ए आंसर इसमें सही होने वाला है। ये कब होता है, 1 दिन से लेके 3 दिन तक होता है ये मिल्क। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस आफ्टर द डिलीवरी इज नोन एज, यही क्वेश्चन है कि जो पहली बार फर्स्ट मिल्क जो प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। ठीक है, याद रखना, उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। गाढ़ा पीला होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है, IgA बहुत सारी मात्रा में होती हैं, और वाइटामिन होते हैं इसमें। कौन से वाइटामिन कितने टाइप के होते हैं, A, D, E, K, ये सारे विटामिन होते हैं, और सबसे मोस्टली ये ज़्यादा मात्रा में विटामिन A होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, इनिशियली द मदर शुड फीड द बेबी एटलीस्ट। अच्छा ये बताओ मुझे, इनिशियली जैसे बेबी आज हुआ है, बेबी आज हुआ है, उसके बाद जो मदर होगी, मदर को कितने टाइम पिलाना चाहिए? तो मदर को फीडिंग कितने टाइम करानी चाहिए? तो कितने टाइम करानी चाहिए भाई? ये उसको 1 से 2 घंटे में फीडिंग करानी चाहिए। 1 से 1.5 घंटे, 1.5 से 2 घंटे के बीच में बच्चे को एक बार फीड कराना ही है इनिशियली स्टार्टिंग में। तो इसके अकॉर्डिंग कितना हो रहा है? इसका आंसर आने वाला है, सी आंसर सही आने वाला है क्या? 8 से 10 बार लगभग उसे फीड करानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड टू दी बेबी। अच्छा, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग आपको कब तक देनी है? सभी को पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है कि बच्चे कितने दिनों तक आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। तो कितने दिनों तक ब्रेस्ट फीडिंग करानी है भाई? तो आपको करानी है लगभग 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। कितने महीने तक? 6 महीने तक आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी, सभी को पता है। उसके बाद वीनिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है। चलो आज के लिए इतना ही। जिनको भी डीप में बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा सही तरीके से स्वीट एंड शॉर्ट नोट्स चाहिए, जो कोटा के नोट्स होते हैं ना, वहाँ पे वो सारे नोट्स का एक मॉडिफाई करके ये पॉइंट्स बनाए गए हैं। तो ये अगर आपको चाहिए ना, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें और मेरी कोचिंग ज्वाइन करें, अच्छा होगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सभी से मैं बोल रही हूँ कि सारे लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, तुम ही तो हो मेरा सहारा। ठीक है।